1887 में इंग्लैंड के थैम्स रिवर के पास कुछ लोकल लोगों को एक फीमेल टोर्सो मिलता है और पुलिस को कुछ दिनों के बाद बाकी के शरीर के हिस्से भी मिलते हैं। पर ये यहीं पे नहीं रुकता और 1888 में पुलिस को एक और फीमेल टोर्सो मिलता है। किसी ने इन दोनों औरतों को ब्रूटली मार डाला था और उनके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए थे। और सैड पार्ट ये है कि पुलिस उस किलर को कभी नहीं पकड़ पाई। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी अनसोल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा जो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द टॉपिक। द बॉय इन बॉक्स। ये 68 साल पुराना एक फेमस केस है। ये केस उस समय अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। दरअसल 26 फरवरी 1957 के एक ठंडे दिन में अमेरिका के नॉर्थन फिलाडेल्फिया के एक जंगली इलाके में एक लड़का जिसका नाम फ्रैंक गोथरी था, उसको एक कार्ड बॉक्स में एक छोटे बच्चे की डेथ बॉडी मिलती है। बॉडी एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। उस बॉडी को देख के फ्रैंक डर जाता है। पहले फ्रैंक अपने मॉम डैड को ये बात बताता है, फिर फ्रैंक के मॉम डैड पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर दोपहर को पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। उस डेथ बॉडी को देख के पुलिस भी हैरान होती है क्योंकि बॉडी की हालत खराब थी और बच्चा पूरी तरह से था। फिर पुलिस बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोलने वाला हूँ ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम रियल है। जब बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब डॉक्टर और पुलिस दोनों हैरान थे। बच्चे की उम्र लगभग 4 से 5 साल थी। बच्चे की मौत का कारण था ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द हेड, यानी किसी भारी चीज से बच्चे के सिर पे अटैक किया गया था और बच्चे के सिर पे साफ साफ कटे हुए घाव दिख रहे थे। और बच्चे की बॉडी पे बहुत सारे पुराने और नए घाव थे, यानी बच्चे को लंबे समय तक टॉर्चर किया गया था और बच्चे को कुपोषित भी था। और बच्चे की बॉडी पे सर्जरी के निशान भी थे और बच्चे के नाखून और बाल हाल ही में काटे गए थे और बच्चा कई दिनों पहले ही मर चुका था। फिर पुलिस ने हर हॉस्पिटल, अनाथाश्रम, फॉस्टर होम और स्कूल से लापता बच्चों की रिपोर्ट्स मंगाई पर कोई भी रिपोर्ट्स मैच नहीं हुई और बच्चे की बॉडी को कोई क्लेम करने भी नहीं आया। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाए, पर यह मिस्ट्री सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझने लगी। और फ्रैंक से पहले बच्चे की डेथ बॉडी 25 फरवरी को फ्रेडिक नाम के एक हंटर को मिली थी, पर फ्रेडिक उस बच्चे की डेथ बॉडी को देख के डर चुका था और फ्रेडिक उस जगह पे इनलीगली शिकार भी करता था, इसलिए उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आज उस घटना को 68 साल हो चुके हैं, पर आज भी पुलिस को नहीं पता कि आखिर उस बच्चे को किसने मारा था और ये केस आज भी ओपन है और बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कवर हो चुकी है। पर मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि अगर बताने बैठा तो वीडियो 1 घंटे लंबी हो जाएगी और तुम्हें इस केस के बारे में और जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द फ्रीवे पैंथम। ये केस भी उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में एक सीरियल किलर ने 6 ब्लैक गर्ल्स का मर्डर और किया था। इसकी शुरुआत 25 अप्रैल 1971 में हुई थी जब साउथ ईस्ट वॉशिंगटन डीसी में रहने वाली 13 साल की करोल डेनिस एक दिन अचानक गायब हो गई। दरअसल उस दिन करोल कुछ खाने पीने का सामान लेने 7-Eleven स्टोर जाती है। करोल स्टोर से सामान लेती है पर रास्ते में आते समय करोल गायब हो जाती है। करोल के परिवार वाले उसी दिन पुलिस स्टेशन में करोल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली 6 दिन बाद 1 मई 1971 को एनाकोस्टिया फ्रीवे एलिजाबेथ हॉस्पिटल के पास झाड़ियों में करोल की डेथ बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि करोल का गला घोट के उसका मर्डर किया गया था और करोल का रेप भी हुआ था। और फिर इसके बाद 5 और ब्लैक गर्ल्स के मर्डर होते हैं और 8 जुलाई को 16 साल की डार्लेनिया जॉनसन भी बिल्कुल करोल की तरह गायब हो जाती है। फिर 11 दिन बाद 19 जुलाई 1971 को उसी जगह पे डार्लेनिया की डेथ बॉडी मिलती है जहाँ पे करोल की डेथ बॉडी मिली थी और डार्लेनिया को भी बिल्कुल करोल की तरह मारा गया था। फिर 27 जुलाई 1971 को 10 साल की ब्रेंडा क्रॉकरिड भी गायब हो जाती है, पर ब्रेंडा के गायब होने के बाद ब्रेंडा अपने घर पे 2 कॉल करती है। पहले कॉल में ब्रेंडा अपनी छोटी बहन से कहती है कि I'm with a white man. He took me to Virginia. I'll be home soon. दूसरे कॉल के समय ब्रेंडा की माँ कॉल उठाती है और ब्रेंडा कहती है कि Did my mother see me? I'm in a house. I think it's white. ब्रेंडा की माँ ने कहा था कि ये सब कहते समय ब्रेंडा की आवाज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, जैसे उससे ये सब कोई करवा रहा हो। इसके बाद 28 जुलाई 1971 में नॉर्थ ईस्ट वॉशिंगटन डीसी रूट 50 में ब्रेंडा की डेथ बॉडी मिलती है। ब्रेंडा को भी बिल्कुल करोल और डार्लेनिया की तरह मारा गया था।
फिर 1 अगस्त 1971 को 12 साल की नैनोमोशिया येट्स भी स्कूल से घर आते समय करोल की तरह गायब हो जाती है। और 2 अगस्त 1971 को 295 फ्रीवे सड़क के किनारे झाड़ियों में नैनोमोशिया की डेथ बॉडी मिलती है। और नैनोमोशिया को भी बिल्कुल करोल, डार्लेनिया और ब्रेंडा की तरह मारा गया था, गला घोट के। और चारों लड़कियों को सेम पैटर्न से मारा गया था और चारों लड़कियों का हुआ था। नैनोमोशिया की डेथ बॉडी देख के पुलिस को अंदाजा लग चुका था कि वॉशिंगटन में एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। फिर 18 नवंबर 1971 को 18 साल की ब्रेंडा वुडेड भी स्कूल से घर आते समय गायब हो गई। अगली सुबह 19 नवंबर 1971 को रूट 22 नियर कंट्री हॉस्पिटल के सड़क किनारे ब्रेंडा की डेथ बॉडी मिली। बाकी 4 लड़कियों की तरह ब्रेंडा को भी गला घोट के मारा गया था। और ब्रेंडा की जैकेट की पॉकेट में एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा था कि This is tantamount to my insensitivity to people, especially women. और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए FBI भी आ चुकी थी, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती। और 24 सितंबर 1972 को 17 साल की डायन विलियम्स, जो इस केस की फाइनल विक्टिम है, अपने बॉयफ्रेंड के घर से वापस अपने घर आ रही थी। पर डायन भी बाकी 5 लड़कियों की तरह गायब हो जाती है। और अगले दिन यानी 25 सितंबर 1972 को वॉशिंगटन 295 फ्रीवे सड़क किनारे झाड़ियों में डायन की डेथ बॉडी मिलती है। और डायन को भी बाकी 5 लड़कियों की तरह मारा गया था, पर डायन का नहीं हुआ था। डायन के मर्डर के बाद फिर कभी वॉशिंगटन में कोई ब्लैक गर्ल गायब नहीं हुई, पर उस हत्यारे को पुलिस और CBI अभी तक नहीं पकड़ पाई। जिन 6 लड़कियों का मर्डर हुआ था वो 6 लड़कियां ब्लैक थी और उन 6 लड़कियों का गला घोट के उनको मारा गया था। और उन 6 लड़कियों की बॉडी सड़क किनारे मिली थी और 6 लड़कियों ने पूरे कपड़े पहने थे और 6 लड़कियों के सिर्फ जूते ही गायब थे। और 6 में से सिर्फ 1 लड़की का नहीं हुआ था, बाकी पैटर्न सेम थे। मीडिया ने उस सीरियल किलर को फ्रीवे पैंथम नाम दिया था। आज उस घटना को 54 साल हो चुके हैं, पर आज भी पुलिस या CBI उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाई। मर्डर ऑफ ओमेशर सिस्टर्स। ये केस यूके के सबसे फेमस केसेस में से एक है। इस केस की शुरुआत 5 मई 1956 में हुई थी, जब यूके में रहने वाली 2 बहनें जिनका नाम मार्गरेट ओमेशर और मैरी ओमेशर था, उन दोनों बहनों को किसी ने ब्रूटली मार डाला था। 5 मई 1956 में रात के 11 बजे कुछ पड़ोसियों को मार्गरेट और मैरी के घर से चीखने चिल्लाने की और सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। पर पड़ोसियों को लगता है कि ये शायद से फैमिली मैटर है, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया। फिर 6 मई 1956 यानी अगले दिन मार्गरेट और मैरी घर से बाहर नहीं आते। फिर पड़ोसियों ने घर में दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। बार बार दस्तक देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो पड़ोसी थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर सब लोग मिलके मिस मैरी व्हाइट हाउस को बुलाते हैं, जिनके पास मार्गरेट और मैरी की घर की चाबी होती थी। फिर जब घर को खोला जाता है तो घर पूरा शांत था और अंदर से बिखरा हुआ भी था। फिर सबको मार्गरेट और मैरी की डेथ बॉडी किचन में मिलती है। फिर सब लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस दोनों बहनों की डेथ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। मार्गरेट और मैरी के घर से पैसे और सामान गायब था और दोनों बहनों का मर्डर उन्हीं के घर के ब्रास पोकर से किया गया था। पुलिस को ब्रास पोकर टूटी हुई हालत में मिला था और पुलिस को एक टूटी हुई शराब की बोतल भी मिली थी और एक टूटी हुई कैंडल स्टिक भी मिली थी और तीनों सामान में खून चिपका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मार्गरेट और मैरी को ब्लूंट फोर्स ट्रोमा से मारा गया था और दोनों बहनों को ब्रास पोकर से सिर पे मारा गया था और मैरी को शराब की बोतल से मारा गया था और मार्गरेट को ब्रास पोकर से मारा गया था और दोनों बहनों को बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। उसके बाद पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट वो उस किलर को नहीं पकड़ पाई। आज उस घटना को 69 साल हो चुके हैं, पर आज तक पुलिस उस किलर को नहीं पकड़ पाई और ये कोल्ड केस आज भी ओपन है। द एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलिन्स। इस केस ने न्यू ऑरलिन्स में रहने वालों को डरा के रख दिया था और इस सीरियल किलर को न्यू ऑरलिन्स वाले एक्समैन बुलाते थे। इस केस की शुरुआत 23 मई 1918 में हुई थी। दरअसल 23 मई 1918 में जोसेफ मागियो और उसकी पत्नी कैथरीन मागियो को रात में सोते समय एक सीरियल किलर ने कुल्हाड़ी से दोनों को ब्रूटली मार डाला था और ये मर्डर इतना ज्यादा ब्रूटल था कि मैं बता नहीं सकता। जोसेफ की पत्नी कैथरीन की गर्दन लगभग अलग हो चुकी थी और जोसेफ को भी कुल्हाड़ी से बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा गया था। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पता चला कि घर में चोरी नहीं हुई थी, मकसद सिर्फ मर्डर था और जिस कुल्हाड़ी से मागियो फैमिली का मर्डर हुआ था वो कुल्हाड़ी मागियो फैमिली की ही थी। फिर इसके बाद 5 और मर्डर्स होते हैं। दूसरा मर्डर 6 जून 1918 में होता है। बिल्कुल पहले मर्डर की तरह सीरियल किलर लुइस बी समर और हैरिट लोवी के घर में घुसता है और उन्हीं की घर की कुल्हाड़ी से सोते हुए लुइस और हैरिट का ब्रूटली मर्डर कर देता है। बट दोनों पे सिर्फ जानलेवा हमला ही हुआ था। जब दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो लुइस तो बच जाता है, बट उसकी
गर्लफ्रेंड हैरिट मर जाती है। फिर तीसरा मर्डर 5 अगस्त 1918 में मिस एना शिनाइडर का होता है और सैडली मिस एना उस समय 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। रात के समय में मिस एना अपने बेडरूम में सो रही थी और उनके पति रात को काम पर थे। जब मिस एना के पति देर रात काम से वापस अपने घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि बेडरूम पूरा बिखरा हुआ था और हर जगह सिर्फ खून था और मिस एना का चेहरा पूरा खून से लथपथ था। बट इस बार उस सीरियल किलर ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। उस सीरियल किलर ने एक लोहे का लैंप मिस एना के सिर पे मारा था, बट होपफुली मिस एना बच जाती है। और इतना ही नहीं, कुछ हफ्तों बाद मिस एना को एक बच्ची भी होती है। फिर चौथा मर्डर 10 अगस्त 1918 में जोसेफ रोमानियो का होता है। जोसेफ अपनी दोनों भतीजियों पॉलिन और मैरी के साथ रहते थे। 10 अगस्त 1918 में रात को पॉलिन और मैरी देखती है कि एक अजनबी आदमी घर से भाग रहा है और जब दोनों जोसेफ के रूम में जाते हैं तो दोनों देखती है कि जोसेफ का मर्डर हो चुका था। जोसेफ के सिर पे कुल्हाड़ी से ब्रूटली अटैक हुए थे और जब तक जोसेफ को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तब तक जोसेफ मर चुका था, बट होपफुली दोनों बच्चियां सेफ थी। फिर पांचवा मर्डर 10 मार्च 1919 में होता है, एक छोटी सी फैमिली का। उस फैमिली में 3 लोग थे, चार्ल्स कोटामैग्लिया, उसकी पत्नी रोस और उनकी 2 साल की छोटी बच्ची मैरी। इस बार भी मर्डर का पैटर्न सेम था। रात में सोते समय उन्हीं की कुल्हाड़ी से तीनों को मारा गया था, बट चार्ल्स और रोस बच जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी मैरी मौके पे ही मारी जाती है क्योंकि उस सीरियल किलर ने मैरी के सिर पे ब्रूटली कुल्हाड़ी मारी थी। बट इस बार भी पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाती। फिर छठा और आखिरी मर्डर 27 अक्टूबर 1919 में माइक पेपिटोन नाम के आदमी का होता है और इस बार भी मर्डर का पैटर्न सेम था। रात में सोते समय वो सीरियल किलर माइक के घर में घुसता है और माइक की कुल्हाड़ी से माइक को बेरहमी से मार देता है। उस सीरियल किलर ने ब्रूटली माइक के सिर पे वार किए थे। जब माइक की पत्नी चेक करने जाती है तो उसे माइक की डेथ बॉडी मिलती है। माइक की पत्नी देखती है कि कोई आदमी उसके घर से भाग रहा था। न्यू ऑरलियंस के लोग बोलते हैं कि उस सीरियल किलर ने 12 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था, बट कंफर्म किल्स 6 है और उस सीरियल किलर की लास्ट किल माइक ही था। फिर कभी भी उस सीरियल किलर ने किसी को नहीं मारा, पर पुलिस उस किलर को कभी भी पकड़ नहीं पाई। उस सीरियल किलर के मर्डर पैटर्न भी सेम थे, घर के पीछे से घुसना और उन्हीं की कुल्हाड़ी से उनका मर्डर करना और मर्डर के बाद कुल्हाड़ी को वहीं छोड़ देना। आज उस केस को 107 साल हो चुके हैं, पर कोई भी उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाया। लिटिल मिस नोबॉडी। ये केस अमेरिका के कुछ कमाल के केसेस में से एक है। इस केस की शुरुआत 31 जुलाई 1960 में हुई थी, जब अमेरिका के एरिजोना में एक स्कूल टीचर रसल एलन को एक छोटी बच्ची की डेथ बॉडी मिलती है। दरअसल रसल एक टूर लीडर भी था। वो अपने कुछ स्टूडेंट्स और एक पालतू कुत्ते के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए निकला था। वो जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे वो एक रेगिस्तानी इलाका था और अचानक रसल का कुत्ता रैट खोदने लगा और देखते ही देखते उस कुत्ते ने एक डेथ बॉडी डिस्कवर कर दी। फिर रसल ध्यान से देखता है और रसल को एक छोटी बच्ची की डेथ बॉडी मिलती है। फिर रसल पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बट पोस्टमार्टम में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो लड़की बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ही मिलती है। बच्ची की उम्र लगभग 3 से 7 साल के बीच में थी और बच्ची के शरीर पे कोई चीर फाड़ या फ्रैक्चर नहीं था, पर बच्ची के शरीर पे कुछ जगह पर जलने के निशान थे। पर बच्ची की बॉडी बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए उसके मरने का परफेक्ट रीजन नहीं मिल पाया। पुलिस के पास उस बच्ची की कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उस बच्ची का नाम लिटिल मिस नोबॉडी रखा। लेकिन सैड पार्ट ये है कि कोई भी उस बच्ची को क्लेम करने नहीं आता। पुलिस ने हर केस की तरह इस केस में भी पूरा ट्राई किया था कि वो उस बच्ची के कातिल को पकड़ पाए, पर उनको कोई सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले बच्ची की बॉडी को चर्च वालों को दे देते हैं ताकि वो लोग इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर सके। फिर 2018 में बच्ची की कब्र को दोबारा निकाला जाता है डीएनए लेने के लिए और पैराबॉन नैनो लैब्स और जेनेटिक जियोनोलॉजी की मदद से 4 साल के बाद 2022 में रिपोर्ट आती है जिसमें बच्ची के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बच्ची का असली नाम शेरॉन ली गैलेगस था और शेरॉन 4 साल की थी। शेरॉन न्यू मैक्सिको में रहती थी और शेरॉन को 21 जुलाई 1960 में किडनैप किया गया था, पर शेरॉन के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आज उस केस को 65 साल हो चुके हैं, पर आज भी शेरॉन के कातिल के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता। आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।